रोशनी, एक 18 वर्षीय सीधी सादी और सुंदर लड़की, उदासी भरे चेहरे के साथ बाजार में सामान खरीद रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। जो कोई भी ध्यान से देखता वह इसे महसूस कर सकता था। चाचा, चीनी और तेल के क्या भाव है? अरे रोशनी बिटिया, आज फिर तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों छाई हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है चाचा। आपको हमेशा मेरे चेहरे पर उदासी ही नजर आती है। उन्होंने गंभीर स्वर में बोला। बिटिया, मेरे यह बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो हंसती खेलती अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम हमेशा गुमसुम और उदास ही रहती हो। यह उम्र उदासी के लिए नहीं बनी, समझी? रोशनी बस हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन कुछ बोली नहीं। गांव के मुखिया रमनलाल ये सब बातचीत बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस बेचारी पर इसकी सौतेली माँ और बहन कितना जुल्म करती हैं। मगर मजाल है कि रोशनी ने कभी उनके खिलाफ एक शब्द भी कहा हो। दुकान वाले ने सिर हिलाया। यह तो रोशनी की सगी माँ के दिए हुए संस्कार हैं। वैसे धनीराम को दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए था। जब से उसने दूसरी शादी की है, बेचारी रोशनी का जीना हराम हो गया है। रोशनी ने काका की बात सुनी, लेकिन कुछ कहे बिना बोली। मुझे जल्दी से सामान दे दीजिए चाचा, माँ मेरा इंतजार कर रही है। तुम्हें क्या क्या चाहिए बिटिया? मुझे 1 किलो चीनी और 2 लीटर तेल चाहिए। यह लो बिटिया, इसके 200 रुपए हो गए। और जल्दी जल्दी घर की ओर चल दी। लेकिन रोशनी को नहीं पता था कि घर पर उसकी सौतेली बहन रेशमा उसका गुस्से से इंतजार कर रही थी। रोशनी जैसे ही घर पहुंची, उसकी सौतेली बहन रेशमा गुस्से से हाथ दिखाते हुए बोली। इतनी देर कैसे लगा दी महारानी जी? बाजार में क्या कर रही? मैं तो बाजार में चीनी और तेल लेने गई थी और बहुत जल्दी भी आ गई। रेशमा झुंझलाते हुए बोली। बस बस, मुझसे ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाना कौन बनाएगा? तभी उसकी सौतेली माँ सबिता वहाँ आ गई और रेशमा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। मेरी बेटी सही कह रही है। रोशनी, तुझे बाजार में इतना समय कैसे लग गया? केवल काम करने से जी चुराती है। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर रोशनी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सबिता ने ताने मारते हुए कहा। बस बस, इतने उदास होने की जरूरत नहीं। जल्दी से खाना बना और सुन, उसके बाद सारे गंदे कपड़े भी तुझे धोने हैं, फिर घर की सफाई भी करनी है। सभी काम करने के बाद ही तुझे खाने को मिलेगा, समझी? सबिता की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी धनीराम घर में दाखिल हुआ। उसे देखकर सबिता थोड़ी घबरा गई। आप तो कुछ दिन बाद आने वाले थे ना? धनीराम ने घर में कदम रखते ही अपनी बेटी रोशनी को देखा, जो आंसू पोंछने की कोशिश कर रही थी। वह चिंतित स्वर में बोला। अरे रोशनी, क्यों रो रही हो बेटी? सब ठीक तो है? रोशनी कुछ बोलती उससे पहले सबिता तुरंत संभलते हुए बोली। अजी कुछ नहीं, हम तो रोशनी की माँ के बारे में बात कर रहे थे। बस इसी वजह से इससे अपनी माँ की याद आ गई। मैं तो उसे यही समझा रही थी कि आखिर मैं भी तो इसकी माँ हूँ और रेशमा इसकी बड़ी बहन है। धनीराम ने गहरी सांस ली और बोला। खैर, मैं थका हूँ, जरा आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर वह अंदर चला गया। धनीराम के जाते ही सबिता ने फिर से अपना असली रूप दिखाया। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है दहचोर? चल जल्दी से काम पर लग जा। रोशनी चुपचाप खाना बनाने में लग गई। खाना बनाने के बाद वह कपड़े धोने में व्यस्त हो गई, जबकि रेशमा और सबिता आराम से बैठकर गपशप कर रही थीं। रोशनी का शरीर थक चुका था। वह अपने छोटे से कमरे में जाकर अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठ गई। तस्वीर को निहारते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? जब तुम जीवित थी तब तो मुझसे 1 गिलास पानी तक नहीं मंगवाती थी, और आज देखो तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो गई है। तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई माँ? रोते रोते रोशनी भूखी ही सो गई। अगली सुबह रोशनी की आंखें भारी थीं, लेकिन उसे चैन से उठने भी नहीं दिया गया। सबिता गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। रोशनी, सारे काम बाद में करना, सबसे पहले नदी से पानी भर कर ला। रोशनी ने हैरानी से कहा। मगर माँ, घर में तो पानी है, फिर अभी पानी क्या होगा? मैं जो कह रही हूँ वही कर, जल्दी जा और एक बाल्टी पानी भर कर ला।
रोशनी चुपचाप बाल्टी को लेकर नदी की ओर चल पड़ी। उसे नहीं पता था कि उसकी सौतेली बहन रेशमा उस पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही रोशनी नदी के किनारे पहुंची और पानी भरने के लिए कोशिश की, तभी रेशमा ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। आह, मुझे बचाओ, रोशनी चीखती हुई नदी में गिर गई। कोई मुझे बचाओ। रेशमा किनारे पर खड़ी हंसते हुए बोली, मर जा, मेरा भी जान छूटे, अब सब कुछ हमारा होगा। कुछ देर में रोशनी नदी में पूरी तरह से डूब गई। बहुत देर बाद रोशनी को जब होश आया, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक घने सुंदर जंगल में पाया। ये मैं कहाँ आ गई? तभी सामने से एक सुंदर लड़की दिखी, जिसके सुनहरे बाल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। वह रोशनी को देखकर मुस्कुराई और बोली, अरे, तुम्हारा चेहरा तो रानी से बहुत मिलता है। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? रोशनी अभी तक पूरी तरह से होश में नहीं थी। उसने हैरानी से कहा, मैं तो नदी में गिर गई थी, लेकिन यह जगह कौन सी है? तुम जिस नदी में गिरी थी, उसका एक गुप्त द्वार इस जादुई नगरी में खुलता है। यह कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक जादुई दुनिया है। रोशनी आश्चर्यचकित रह गई। जादुई नगरी? हाँ, और अब मैं तुम्हें महल में ले चलूंगी। कैसी महल? मुझे तो अपने घर जाना है, पानी लेकर। अभी तो तुम्हें महल ही चलना होगा। रोशनी अभी भी चिंतित थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह उस लड़की के साथ चल पड़ी। रास्ते में चारों ओर खूबसूरत नज़ारे थे। झरने, रंग बिरंगे पक्षी, चमकते हुए फूल और हरे भरे पेड़। ये जगह किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं थी। कुछ ही समय में रोशनी एक विशाल और अद्भुत स्वर्णिम महल के सामने खड़ी थी। महल की दीवारें चमक रही थीं। महल के बाहर एक बेहद सुंदर स्त्री इंतजार कर रही थी। जैसे ही उस लड़की ने रोशनी को दिखाया, वह स्त्री चौंक गई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलकने लगी। रूपमती, देखो मैं किसे लेकर आई हूँ। वह स्त्री धीरे धीरे रोशनी के पास आई और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। तुम्हारा चेहरा तो रुचिका से बहुत मिलता है। क्या तुम रुचिका की बेटी हो? रुचिका कौन है? रोशनी ने चौंकते हुए पूछा। आप मेरी माँ को कैसे जानती हैं? क्योंकि तुम्हारी माँ मेरी सगी बहन थी। मैं तुम्हारी मौसी हूँ बेटी। क्या सच में? हाँ, एक दिन तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता से प्रेम हो गया और वह इस दुनिया को छोड़कर वहाँ चली गई, लेकिन फिर वह कभी वापस नहीं आई। लेकिन मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। रूपमती की आंखों में भी उदासी झलकने लगी। मुझे पता है बेटी, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। रोशनी अभी रूपमती की बातों को समझ ही रही थी कि अचानक उसने देखा, वही सुंदर लड़की जो उसे महल तक लेकर आई थी, एक अर्ध नागिन बनकर चल दी। यह क्या हो गया? मैंने बोला ना बेटी, यह जादुई नगर है। क्या मेरे पिताजी इस नगर के बारे में जानते हैं? नहीं, तुम्हारे पिताजी इस जादुई नगरी के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन यह भी सच है कि उनके पास जितनी भी संपत्ति है, वह इसी नगरी के चमत्कार का परिणाम है। क्या? तुम्हारी माँ ने कभी इस रहस्य को किसी के सामने प्रकट नहीं किया। वह चाहती थी कि यह शक्ति केवल अच्छाई के लिए उपयोग हो, लेकिन अब यह तुम्हारे हाथ में है रोशनी। आपकी बात का मतलब मैं नहीं समझी। पहले तुम यहाँ कुछ दिन आराम करो। तुम्हारे दुख के दिन अब समाप्त हो गए हैं। अब तुम केवल राजकुमारी की तरह जीवन बिताओगी। इसके बाद रोशनी महल में राजकुमारी की तरह रहने लगी। दिन भर वह सुंदर जंगलों में घूमती, पक्षियों के साथ खेलती। कुछ ही दिनों में उसकी सुंदरता पहले से भी ज्यादा निखर गई। रोशनी अब महल में राजकुमारी की तरह रहने लगी थी। उसकी मौसी रूपमती उसे बहुत प्यार से रख रही थी। एक दिन रोशनी महल के बगीचे में टहल रही थी। तभी रूपमती ने उसे बुलाया। रोशनी, अब तुम्हें अपनी शक्ति का सही उपयोग करना होगा। शक्ति? रूपमती ने एक स्वर्ण दर्पण रोशनी के सामने रखा। जैसे ही रोशनी ने उसमें देखा, उसे अपने घर का दृश्य दिखने लगा। उसके पिता धनीराम रोते हुए बैठे थे, लेकिन सबिता और रेशमा खुशी खुशी उनके पास खड़ी थीं। रोशनी का खून खौल उठा। मैंने इन पर भरोसा किया और इन्होंने मेरे साथ यह किया। अब निर्णय तुम्हें लेना है रोशनी। क्या तुम इस अन्याय का बदला लेना चाहती हो? रोशनी के मन में बदले की आग जल उठी, लेकिन उसने खुद को शांत किया। मैं भी इन्हीं की तरह बुरी नहीं बनूंगी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई अपने पिताजी तक जरूर पहुंचाऊंगी। यही तो असली शक्ति है रोशनी। जादू का उपयोग बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए होना चाहिए।
अब समय आ गया है कि तुम अपने घर लौटो। रूपमती ने कुछ जादू किया और अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी। अगले ही पल रोशनी अपने घर में खड़ी थी। रोशनी जैसे ही घर पहुंची, धनीराम ने उसे देखते ही दौड़कर उसके पास पहुंचा। रोशनी, मेरी बेटी, तू जिंदा है? सभीता और रेशमा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बुदबुदाया। यह जिंदा कैसे बच गई? रोशनी ने आगे बढ़कर कहा। पिताजी, मैं आपको सब सच बताना चाहती हूँ। फिर उसने उन्हें सब कुछ बताया। कैसे रेशमा ने उसे नदी में धक्का दिया, कैसे वह जादुई नगरी में पहुंची और कैसे वहां उसकी मौसी रूपमती ने उसे संभाला। धनीराम ने सभीता और रेशमा की तरफ गुस्से से देखा। तुम दोनों ने मेरी बेटी को मारने की साजिश रची? मैं इतना अंधा कैसे हो सकता था? गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। सबने सभीता और रेशमा को खूब फटकारा। मुखिया ने कहा, ऐसे लोगों को इस गांव में रहने का कोई हक नहीं। धनीराम ने सभीता और रेशमा को घर से निकाल दिया। अब मेरी बेटी को कोई नहीं सताएगा। रोशनी की खुशी लौट आई। कुछ ही दिनों में रोशनी का जीवन बदल गया। अब वह खुशी खुशी अपने पिता के साथ रहने लगी। गांव के लोग उसकी हिम्मत और अच्छाई की तारीफ करते थे। रोशनी ने अपने साथ हुए अन्याय का बदला बुराई से नहीं, बल्कि सच्चाई और हिम्मत से लिया।